जरा तसव्वुर करें, दिन दहाड़े $6 लाख गायब हो जाएं। ना कोई बंदूक, ना कोई मास्क, और सबसे हैरानकुन बात, एक भी कानून नहीं तोड़ा गया। जी हाँ, बज़ाहिर ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस वाक़े की बात कर रहे हैं, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये 1975 के आइलैंड की एक ऐसी लेजेंडरी डकैती है, जहां हथियारों की जगह खालिस ज़हानत और सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी ने ली थी। इस मशहूर वाक़े को द येलो सिम बीटिंग कूप कहा जाता है, और इस पूरे मास्टर प्लान के पीछे जो दिमाग था, उनका नाम था बार्नी क्रिली। देखें, आमतौर पे जब हम किसी डकैती का सोचते हैं तो जहन में फ़ौरन तशद्दुद या ख़तरा आता है, राइट? लेकिन बार्नी इन सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे और एक इंतहाई पेचीदा शख्सियत थे। उन्होंने तशद्दुद के बजाय अपने दिमाग को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और सिस्टम को उसी के खेल में मात दे दी। तो चलिए ज़रा पीछे चलते हैं, मास्टरमाइंड की तश्कील। आखिर कैसे एक शदीद कर्ज में डूबा हुआ शख्स इतने बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेने के काबिल बना। बार्नी की जिंदगी शुरू से ही कोई बिस्तरे गुल नहीं थी। 15 साल की उम्र में ही देख लें, उनके वालिद कुत्तों की रेस में धांधली करते थे और बार्नी ने उसी स्कीम को पकड़कर 50 पाउंड जीत लिए। लेकिन फिर 1956 में सब कुछ बदल गया। उनके वालिद के कुत्ते, जिसे नशा दिया गया था, उसकी रेस के दौरान रीढ़ की हड्डी टूट गई। नतीजा, पूरा खानदान कर्जों के गहरे समंदर में डूब गया। जरा सोचें, उस वाक़े के बाद अगले 18 महीनों तक बार्नी को स्कूल छोड़कर फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ी ताकि वो बकीस का कर्ज उतार सकें। और फिर 1975 आते आते पब के नाकाम कारोबार और बॉर्डर स्मगलिंग के बाद वो पूरे 12,000 पाउंड के कर्ज तले दब चुके थे। इन्हीं सख्त हालात ने उन्हें सिखाया कि बका की जंग कैसे लड़नी है। अब आते हैं इस कहानी के अहम मोड़ पर, बैटिंग सिस्टम को हैक करना। 1975 में 12,000 पाउंड का कर्ज वाकई एक पहाड़ था, लेकिन बार्ने ने धोखाधड़ी के बजाय 1970 की दहाई की इस गैम्बलिंग मशीन में एक बिल्कुल कानूनी खामी ढूंढ निकाली। अब इस खामी को समझने के लिए हमें उस वक्त के सिस्टम को देखना होगा। इस वक्त दो तरह के बुकीज थे। एक ऑफ कोर्स बैटिंग शॉप्स, जो पूरे मुल्क से शर्तें लेती थीं। उनका काम था कि अगर किसी घोड़े पर अचानक बहुत ज्यादा पैसा लग जाए तो वो रेस ट्रैक पर मौजूद बुकीज को फोन करके बताएं ताकि रेट गिराया जा सके। और दूसरी तरफ थे ऑन कोर्स बुकर्स, जो ट्रैक पर मौजूद होते थे। अब यहां एक बहुत बड़ा कैच है। अगर इन दोनों के दरमियान राब्ते की वो फोन लाइन कट जाए तो ट्रैक वालों को पता ही नहीं चलेगा कि मुल्क में क्या हो रहा है। बस सिस्टम की यही वो मोहल्ले कमजोरी थी जिस पर बार्ने की नजर पड़ गई। और इस कमजोरी को जहन में रखकर तैयार हुआ एक जबरदस्त 4 नुकाती मास्टर प्लान। पहला कदम, अपने घोड़े येलो सेम को जानबूझकर खराब हालात में दौड़ाना ताकि उसकी रेटिंग बिल्कुल गिर जाए और कोई इस पर दांव ना लगाए। दूसरा कदम, असल रेस के लिए बैल्यूस्टाउन ट्रैक का मोहतात इंतखाब करना। तीसरा और इंतहाई अहम कदम, पूरे मुल्क में 300 इंतहाई भरोसेमंद लोगों को 15,000 पाउंड देकर फैला देना। और चौथा कदम, ट्रैक की इस वाहिद कम्युनिकेशन लाइन को काट देना। बज़ाहिर सिंपल, लेकिन इंतहाई खतरनाक प्लान। अच्छा, अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि पूरे मुल्क में से सिर्फ बैलियस्टाउन ट्रैक ही क्यों? इसकी वजह बहुत हैरान करने वाली है। इस पूरे ट्रैक पर राब्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक फोन बूथ था। जी हां, सिर्फ एक। बार्नी को मालूम था कि ये अकेला फोन बूथ उनके पूरे प्लान के लिए एक बेहतरीन बोटलनेक, यानी राब्ते की सबसे बड़ी रुकावट साबित होगा। तो अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे सनसनीखेज हिस्से पर, यानी येलो सिम डकैती। एक ऐसी 25 मिनट की ताखीर जिसने तारीख बदल दी। 26 जून 1975 का वो दिन जब बानी की जिंदगी भर की जमा पूंजी दांव पर लगी थी। 25, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस नंबर में वो नाकाबिले बर्दाश्त सस्पेंस छुपा है जो उस दिन ट्रैक पर था। जरा तसव्वुर करें, रेस शुरू होने वाली है और बार्नी का दोस्त बेनी उस अकलौते फोन बूथ के अंदर घुस गया। उसने पूरे 25 मिनट तक फोन का रिसीवर हाथ में पकड़े रखा। वो झूठ मूठ अपनी किसी बीमार खाला से रो रो कर बात करने की एक्टिंग करता रहा, और बाहर खड़े बकीज वो गुस्से से पागल हो रहे थे, लेकिन वो फोन लाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब इस 25 मिनट की ताखीर का नतीजा क्या निकला? एक तरफ पूरे मुल्क में बानी के 300 साथियों ने ऑफ कोर्स शर्तों का सैलाब खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ मैनेजर्स ट्रैक पर फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोन लाइन मुसलसल बिजी। चूंकि ट्रैक वालों को कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए येलो सैम का रेट 1 के मुकाबले में 20 पर कानूनी तौर पर लॉक हो गया, यानी 1 पाउंड लगाओ और 20 कमाओ। ये एक गैर मामूली तौर पर मुनाफा बख्श सूरत हाल थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सारे हंगामे में हमारा मास्टरमाइंड बार्नी कहाँ था? वो वहां ट्रैक के करीब कांटेदार झाड़ियों में छुपा दूरबीन से ये सब तमाशा देख रहा था। उसे मालूम था कि अगर बकीज ने इसका जाना पहचाना और बदनाम चेहरा वहां देख लिया तो उन्हें फौरन शक हो जाएगा और रेट सेकंडों में गिर जाएगा। इसलिए इसका यूं छुपे रहना प्लान का एक बहुत अहम हिस्सा था। फिर बिलाखिर वो लम्हा आ गया जिसका महीनों से इंतजार था। रेस शुरू हुई।
येलो सिम, जिसे सब एक नाकारा घोड़ा समझ रहे थे, आज वो अपनी पसंदीदा सख्त जमीन पर दौड़ रहा था। उसने कमाल कर दिया, तमाम 13 रुकावटों को इंतहाई आसानी से पार किया, सबसे फेवरेट घोड़े सिल्वर रोड को पीछे छोड़ा और 2.5 लेंथ के वाजे फर्क से शानदार फतह अपने नाम। वो लम्हा, वो वाकई सिर्फ एक घोड़े की जीत नहीं थी, बल्कि एक शानदार दिमाग की फतह थी। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, रॉबिन हुड का विरसा। कैसे एक सिस्टम हैकर देखते ही देखते एक अवामी हीरो बन गया। ये वो वक्त था जब बार्ने एक मखरूज जुआरी से एक लेजेंड बनने जा रहे थे। 108, ये कोई आम हिंसा नहीं है। बकीज गुस्से में पागल थे, लेकिन उन्हें हार माननी पड़ी और बार्नी को आज के हिसाब से तकरीबन $3.5 मिलियन अदा करने पड़े। और बकीज ने अपनी खुफ्त मिटाने के लिए क्या किया? उन्होंने ये सारी रकम बड़े नोटों के बजाय 1-1 पाउंड के छोटे नोटों में अदा की। इतनी बड़ी रकम कि उसे ले जाने के लिए पूरे 108 बड़े थैलों की जरूरत पड़ी। ये मंजर वाकई अपने आप में एक यादगार तारीख बन गया। इस वाक़े ने लीगल रॉबरी यानी कानूनी डकैती का एक नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया। देखें, बुकीज बेशक शदीद गुस्से में थे। बाद में उन्होंने कवानीन भी बदल दिए कि बड़ी शर्तों पर 30 मिनट की ताखीर लाजमी होगी। लेकिन असल हकीकत यह है कि बार्नी ने एक भी कानून नहीं तोड़ा था। उसने महज मौजूदा कवानीन और सिस्टम की साख्ती कमजोरियों का इंतहाई स्मार्ट तरीके से फायदा उठाया था। 2021 में जब बार्नी का इंतकाल हुआ तो उन्हें दिए गए खिराज तहसीन में उन्हें रेसिंग का रॉबिन हुड कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस डकैती से हासिल होने वाली अपनी बेपनाह दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों की फलाह बहबूद पर खर्च किया। एक ऐसा इंसान जिसने सिस्टम के लूपहोल्स को इस्तेमाल किया, लेकिन फिर उसी पैसे से लोगों की जिंदगियां बदल दीं। ये बात उसे वाकई एक पेचीदा और काबिल एहतराम तारीखी किरदार बनाती है। तो इस मालूमाती नशिस्त के इख्तिताम पर हम आपके लिए एक गहरा सवाल छोड़े जा रहे हैं। भला ऐसा कितनी बार होता है कि किसी सिस्टम की खामियों को इस्तेमाल करने वाला शख्स उसी निज़ाम का सबसे महबूब लेजेंड बन जाए? एक खामियों भरे सिस्टम को समझना, इसमें मात खाए बगैर इसे अपने हक में इस्तेमाल करना और फिर एक लेजेंड बनकर उभरना, ये वाकई एक गैर मामूली दास्तान है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।